आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग को बायोलॉजी का 6 चैप्टर हमने रिवीजन करा दिया है ना। कुछ का कल मकर संक्रांति था, कुछ का आज है। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति ना। है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने पिछले क्लास में बताया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहने से क्या तात्पर्य होता है, ठीक। राष्ट्रवाद किसे कहेंगे, राष्ट्रवादी किसे कहेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो नहीं किया क्लास में भी, जो बच्चा नहीं किया उसको वो जाके सब्सक्राइब करिए। अभी 412 के करीब पहुंच गए हैं हम। धीरे धीरे सफर बढ़ रहा है, ठीक है। आने वाले समय में हो सके तो 1000 पे पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा प्रॉपर मेहनत और टीचर भी करते तो सही में पहुंच गए रहते, लेकिन अकेले कर रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। आप लोग को तो पता ही है मेरे चैनल का नाम क्या है, @KSC भाई गोलू सर पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक। हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। क्या हुआ, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है, देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाना ही राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। देखो बुआ, हम पढ़ेंगे यूरोप में। तो पहले यूरोप क्या है, एक महादेश है, बहुत बड़ा एक महादेश है यूरोप, ठीक है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। यूरोप के अंतर्गत इतने सारे देश आते हैं, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। अब है राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। हम बताए ना अभी, राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम की भावना है हमारे अंदर तो ही हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। अगर हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जग रही है तो हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। अगर हमारे देश में, हमारे देश पे कोई आक्रमण करता है, उस समय मेरे खून में क्या आता है, ज्वाला फूट जाता है। हमारे देश के प्रति लगाव, अगर पाकिस्तान से हो जाए लड़ाई तो एकदम बच्चा लड़की सब जाके कूद के मारने के लिए भिड़ल रहेगी, ठीक है। जेकरा हाथ में जथी मिलेगा, खुरपी, कुदारी, हंसुआ, जथी से मिलेगा, कहेगा कि पहले उसको खलास कर देना है, ठीक है। पाकिस्तान को खलास करना था, मंतसा को नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास देखिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल बताए थे हम। पुनर्जागरण काल के बारे में भी बताए थे। पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां देखेंगे। 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, 1779 गलती से बोला गया था, 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांस, उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां था, ठीक है। लुई 16वां। उस समय फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम भूमिका किसकी रहती है, हो गया यही पढ़ते हो तुम लोग। गजब हाल है। अरे नेपोलियन, नेपोलियन आया, मेटरनिक आया, सभी का एक तरह से वहां पे उस समय अथी था। लेकिन फ्रांस में जो था, फ्रांस में उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां। एक बहुत ही क्रूर शासक था, एक अत्याचारी शासक था, ठीक है। उसके ही किसी वंशज का कहनाम था कि हम राज तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेपोलियन का सैन्य अभियान देखो, मेटरनी के प्रतिक्रियावादी नीति, नेपोलियन युग 1804 से 1805, मेटरनिक युग है, सॉरी मेटरनिक, नेपोलियन युग है कि मेटरनिक नीति, नेपोलियन युग हो जाएगा 1804। नेपोलियन जो होता है 1804 में सत्ता में ग्रहण करता है। किसके बाद, किसके बाद, लुई 16वां के बाद नेपोलियन बनता है,
ठीक है। नेपोलियन जिस समय 1789 जब क्रांति होता है उस समय मात्र 20 वर्ष का रहता है और फ्रांस का एक सैनिक रहता है। ठीक, बताए थे हम क्लास में। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। नेपोलियन संहिता भी लाया था वह, नेपोलियन संहिता लाया था ना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया और 1804 में ही क्या लाया था? नेपोलियन संहिता लाया था। क्या लाया था? नेपोलियन संहिता लाया था। ठीक है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था। हम बताए थे ना, वाटरलू के युद्ध में उसको क्या किया गया था? हरा दिया गया था। उसके बाद उसको एक टापू था, एक टापू पे ले जाके उसको बंदी बना के रख दिया गया था। ठीक है। मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया था। यही ना, सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया, जहां 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1821 ईस्वी में नेपोलियन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन संहिता कब आया? 1804। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789, 1789 में हुआ था। अब मेटरनिक युग, मेटरनिक युग के बारे में जानेंगे। कब से कब तक का मेटरनिक युग बोला गया? अब 1815 से 1848। यूरोप की विजय शक्ति और नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से आता है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। यह क्वेश्चन आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वियना सम्मेलन, उसी को क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन। मेटरनिक जब हार गया था वाटरलू के युद्ध में, उसको बंदी बना लिया गया था। उसी के बाद जब था, कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक ने ही यह सभा बुलाया था। हाँ, नेपोलियन के हारने के बाद। ठीक है। उसके बाद मेटरनिक ने यह सभा बुलाया और सभा में ही क्या किया था? वियना सम्मेलन। उसी सभा को नाम दिया गया वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है। यह भी क्वेश्चन आएगा कि वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। किसने किया था बुआ? मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। यानी कि गणतंत्र का विरोध यानी स्वतंत्रता का एक तरह से पूरा विरोध करना था और राजतंत्र राजा के हाथ में सत्ता को सौंपना चाहता था, यानी कि राजा ही राज करेगा राज से। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, क्वेश्चन आया हुआ वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी या क्या उद्देश्य था? ठीक है। तो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। किसको? इटली को। बताए थे लगभग 300 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। किसने? मेटरनिक ने। इटली और जर्मनी को 300 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ठीक है। कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। ठीक है। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था। सिसिली और नेपल्स जो था उसको किसको दे दिया गया था? फर्डिनेंड को। बुर्बो राजवंश का एक और शासक आता है, कौन? फर्डिनेंड। ठीक है। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया। ठीक है। किसको सौंप दिया? पोप। ठीक है। लोमांडी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ। परमा, मोडना और टस्की की प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। जेनेवा और पिडमॉन्ट के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि वह अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जर्मनी में 39 रियासतों के संघ का कायम रहा, जिसे ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, यानी कि वहां पे राष्ट्रीयता का भावना यानी देश प्रेम नहीं जगने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। कौन? मेटरनिक किया। अगर 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में पूछा हुआ है। 1789 फ्रांसीसी कारण लिखे तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं समाज 3 भागों में विभाजित हो गया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। मुख्यतः 2 ही भाग में विभाजित हुए थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। या 3 वर्ग दे दिया लेकिन 2 ही भाग में विभाजित हुए थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में हुए थे। तीनों वर्ग के बीच काफी असमानता थी। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। फ्रांस के लोग पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। उसके बाद बहुत सारा कुछ मतलब फ्रांस के लोगों पर कर दिया था, जिसके कारण क्या किया गया था? लुई 16वां को गिलोटिन पे लटका दिया गया था। बताए थे ना। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लुई 16वां के राजशाही का अंत हो गया था। उसके रानी को, राजा को, सबको मार दिया गया था। राजतंत्र की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई थी। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार बढ़ा था। अब 1830 फ्रांसीसी क्रांति के कारण फिर पुनः दोबारा क्रांति होता है। कब?
1830 में भी फ्रांसीसी क्रांति, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। अब जब वह चला जाता है तो फिर से कौन आता है 1830 के समय? चार्ल्स एक्स, नहीं शायद, जिसको चार्ल्स दशम भी बोलते हैं, ठीक है। मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, उसके बाद चार्ल्स एक का निरंकुश शासक, बताए थे ना हम, चार्ल्स एक्स आता है, चार्ल्स दशम या चार्ल्स एक्स भी बोलते हैं। चार्ल्स दशम द्वारा जनतंत्रवादी भावना, उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया था, बताए थे ना, इंग्लैंड भाग गया था, जो भी होता था सब इंग्लैंड में भाग जाता था उस समय, बताए थे। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। आर्लेंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है और मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती देता है। फिर 1848 फ्रांसीसी क्रांति, फिर लुई फिलिप आता है, ये भी भाग जाता है बेचारा इंग्लैंड। लुई फिलिप की कमजोर नीति, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, यानी कि घोर प्रतिक्रियावादी उसका जो था गीजो को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री। और जो गीजो रहता है वो बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी, जनता को देख नहीं चाहता है, यानी गरीब को एक तरह से देख नहीं चाहता है, ठीक है। गरीब से एकदम घोर प्रतिक्रिया करता है, घृणा करता है, गरीब है उन्हें। अब वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, यानी कि बताते गरीब को देख नहीं चाहता, वह पूंजीपति वर्ग के लिए काम करता था। कौन? गीजो। असफल विदेश नीति, बेरोजगार एवं भूखमरी का बढ़ा, बेरोजगारी और भूखमरी का बढ़ जाता है। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, क्या पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, द्वितीय गणराज्य की स्थापना होता है। इस समय भी भाग जाता है कौन? चार्ल्स दशम भी भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है, ठीक है। लुई नेपोलियन तृतीय का फ्रांस का सम्राट बनना, अब है वो लुई नेपोलियन वहां का शासक बन जाता है। उसके बाद हम चल जाते हैं इटली के एकीकरण के बाधक तत्व। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा कौन था? मेटरनिक। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, 300 टुकड़े में लगभग विभक्त था। कितने टुकड़े में? 300 टुकड़े में विभक्त था। इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी, यानी कि तीनों जो था, किसने मतलब तीनों का हस्तक्षेप था। पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। वहां का जो राजा होता था उसको पोप कहते हैं, उसका जो था कि हमारे ही नेतृत्व में हो। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित, सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेंडन, हम बताए थे, वो पढ़ाए थे। तो वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच था। उसका बाद नागरिक आंदोलन होता है। उसके बाद 17 में पॉइंट है मेजनी काउंट काबुल और गैरीबाल्डी के योगदान। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार और योग्य सेनापति के समर्थन में मेजनी का संबंध कारोनारी नामक गुप्त दल से था। कारोनारी गुप्त दल से किसका संबंध था? मेजनी का था, ठीक है। मेजनी को एक और नाम से जाना जाता है लपलपाती तलवार, बताया थे वो। मेजनी को एक और नाम से जाना जाता है लपलपाती तलवार। देखो वो मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। हाँ, योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कारोनारी नामक गुप्त संगठन से था, ठीक है। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी इटली से पलायन करना पड़ा था। मेजनी जो भाग गया। 1821 में यंग इटली के संस्थापक कौन किया था? यंग इटली, मेजनी, ठीक है। यंग इटली का यंग यूरोप 1834 में, ठीक है। और 1848 में पुनः इटली आया था। कब आया था? पेशे से नाविक कौन था? पेशे से एक नाविक था, कौन? हाँ, ये सब आएगा, मेजनी लगा देना। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सर्डिनिया पिरामाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था। इसी तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मेजनी पुनः पलायन कर गया, यानी पुनः मेजनी चला जाता है। अगर 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभक्त था। देखो इटली को जो था कौन कौन था? सोवाई, सर्डिनिया जो था सर्डिनिया का राजा था, लोमांडी,
वेनिसिया ऑस्ट्रिया का था, और सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड वहां का राजा था, और पेपल जो था वह पोप वहां का था, पद्मा हैब्सबर्ग राजवंश, और अगला है मोडेना हैब्सबर्ग राजवंश और टस्कनी हैब्सबर्ग राजवंश के यहाँ पे तीनों का शासक हुआ करता था। अब है काउंट काबूर। काउंट काबूर कौन था? हाँ, सर्डिनिया पीडामाउंट के शासक विक्टर इमानुएल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सर्डिनिया पीडामाउंट के जो शासक था विक्टर इमानुएल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राजनीतिज्ञ था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। कौन मानता था? काउंट काबूर मानता था। इटली के एकीकरण में बुआ हल्ला नहीं करे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, 1853 से 54 में क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया था, यानी फ्रांस से दोस्ती किया था। हम बताते ना, बिना हाँ तो उसको मदद किया था फ्रांस को। ठीक है, काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन III के एक कूटनीतिक संधि से ऑस्ट्रिया को पराजित किया, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोमांडी और पीडमाउंट पर कब्जा कर लिया। फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। ठीक है, फ्रांस को मदद करने के लिए वह क्या फ्रांस ने क्या किया था? हाँ, दे दिया था। 1860 से 61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। 1862 तक दक्षिणी इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को भी अपने में मिला लेता है। गैरिबाल्डी, इसी को कहते हैं हुआ। गैरिबाल्डी जो था एक पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों के समर्थन था, परंतु बाद में काबूर ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गया था। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी थी। कौन? काउंट काबूर। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमानुएल को दे दिया था। 1862 में गैरिबाल्डी की मृत्यु हो जाती है। 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमानुएल ने रोम को इटली में मिला लिया और रोम को अपना राजधानी घोषित कर दिया था। ठीक है, इटली की राजधानी रोम हो गया था। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण के बाद तो अब वह देखेंगे जर्मनी को 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट, दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुलक का क्षेत्र था। राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था, वहां पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। अगर जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। राइन राष्ट्र संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। राइन राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। राइन राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। 1834 में व्यापारी द्वारा जलवेराइन नामक आर्थिक संघ का निर्माण। जलवेराइन जो था एक व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जलवेराइन किसका संगठन था? तो एक व्यापारियों का संगठन था। जलवेराइन की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान, और वहां पे जो था राजा कौन था? विलियम, और प्रधानमंत्री किसको बनाया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। क्वेश्चन पूछा हुआ, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हीगेल के। बिस्मार्क ने क्या अपनाया था? रक्त एवं लौ नीति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो वाला। फ्रैंकफर्ट की संधि आगे आएगा अभी। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध हुआ। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। देखेंगे वो ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। 1870 में देखो सेडोवा का युद्ध 1866, सेडान का युद्ध 1870 और 10 मई 1871 को फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871। यह सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था। अब यूनान। यूनान जो था शुरू से ही वहां पे ज्ञान का भंडार था, बताए थे ना। वहां पे जो है बहुत सारे मतलब लोग जाते थे वहां पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। यूनान एक साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। यूनान के
यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का गुलाम था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्र का पक्षधार था। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तीनों संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ। युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह से पराजित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। 1829 में एड्रीनोपोल की संधि हुई थी। एड्रीनोपोल की संधि कब हुई थी? यह भी ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। एड्रीनोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। अपमान आवत ना अच्छा ना लगे तो आजा आजा, जल्दी आओ ना, जल्दी आ जाओ, छुट्टी होगा अभी लगे तो बुलाए। जल्दी आओ ना, जल्दी आया। बैठो ऊपर, चप्पल खोलो, ऊपर बैठो। क्या थी? तू गंदा है। चलो चलो देखेंगे। एड्रीनोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832 में हुआ था। कस्तुनतुनिया के संधि के दौरान यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया था। किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया था? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था। अब हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। ठीक है, रंजन क्लास से बाहर चल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। हम देख लिए हैं तो जल्दी जाओ ना तुम। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसीसी डिंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? 31 मार्च 1848 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया था। अब है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? यानी कि रूस का कब्जा था। 1830 में पोलैंड में भी रूस का स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया था। अब है बोहेमिया। बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का अधीन था। बोहेमिया जो था किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया का। बोहेमिया बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी। ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वयं सत्ता देने की मांग को स्वीकार लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया गया था। वह राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव देखिए, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्रों का उदय होने लगा था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया, अफ्रीका उपनिवेशों पर भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासक का प्रभाव कमजोर कर दिया। राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ था। अब अति लघुतरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बस इतना लिख देंगे, 2 नंबर पास। हाँ, ठीक है। या राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एक की वाहक बनती है। और मेजनी कौन था? वही भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थन और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल का शासक था।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बुआ, रोक दो बुआ वीडियो रोक।